हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर गणेश मुंडवे। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार में जीपी टेक्नो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टॉप 50 बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग ये सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, टू क्रैक इंटरव्यू यहाँ पे यूजफुल है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप जरूर इसको आखिर तक देख लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस। यहां पे आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पे हम देख लेंगे कि सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑटो, दिस इज द कीवर्ड विच यू यूज फॉर स्टोरेज क्लासेस। रजिस्टर भी स्टोरेज क्लासेस के लिए यूज करते हैं। इंट, ये डेटा टाइप के लिए कीवर्ड यूज करते हैं। और अगर हम आपका आखिरी अगर देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब ऑप्शन फंक्शन, तो ये यहाँ पे कीवर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट एंड दिस विल बी योर आंसर। सो फंक्शन इज नॉट कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। तो देखो, सबसे पहले हम आइडेंटिफायर क्या है ये जान लेते हैं। आइडेंटिफायर मतलब क्या? किसी फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, स्ट्रक्चर यूनियन का नाम, राइट, ये होता है। तो हम ऑप्शन अभी जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, वी हैव नेम ऑफ मैक्रोस। यस, आइडेंटिफायर मतलब मैक्रो का नाम भी हो सकता है। दूसरा, नेम ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन, दिस इज आल्सो ट्रू। एंड थर्ड वन, दैट इज सी, वी हैव नेम ऑफ फंक्शन और वेरिएबल, ये भी ट्रू है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी करेक्ट, दिस विल बी आंसर। So D, all of the above. So this will be our answer. All of the above. Question number 3. All keywords in C are. अब देखिए कीवर्ड जो है वो कैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है कैमल केस, इसे नहीं होता कैमल केस। उसके बाद अपर केस कैरेक्टर, अपर केस लेटर्स, ये भी हम नहीं लिखते कैपिटल। एंड ऑप्शन नंबर सी, वी हैव लोअर केस कैरेक्टर्स। तो दिस विल बी करेक्ट। तो जो भी हमारे कीवर्ड है वो हम लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं, राइट, स्मॉल केस वहां पे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। एज वी कैन सी, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच कमेंट्स आर करेक्ट इन सी लैंग्वेज। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिए हमें। ऑप्शन नंबर ए, we have this comment, right? If you're talking about option number A, so this is opening curly bracket and closing curly bracket. This is not the right syntax in C language. दूसरा आपका है slash star, this is multi-line comments and star slash. So option number B will be correct. C आपका wrong है क्योंकि star से comment नहीं लिखते, and star slash ये भी आपका wrong है, तो B will be the right answer. So option number B will be correct, star slash and star this thing, right? So if you're talking about question number 5, let's see here. So question number 5 will be the C language consists of how many number of keywords. हमने अभी just question number 1 में देखा C language में 32 कीवर्ड है, right? So option A will be correct, right? This will be the right answer. Question number 6, यहाँ पे दिया है C was developed in which year, right? Option दिए 1991, 92, 1972 and 85. So the right answer will be, correct answer will be 1972. तो 1972 में C language develop हो गया। Moving towards next question. Next question we have to compare two variables, which operator is, right? तो अगर मान लो कि हमें कोई भी दो वेरिएबल कंपेयर करने हैं, तो उस वक्त कौन सा ऑपरेटर यूज का मतलब किया जाएगा वहां पे, राइट? तो सबसे पहले है आपका इक्वल टू, मतलब ये जो है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। दूसरा है आपका ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। तीसरा है ये इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये आपका सही आंसर है, राइट? मतलब क्या कि अगर मान लो आप यहाँ पे ऐसे करते हो इफ, राइट, और अगर आपको मान लो कि दो वेरिएबल, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल को मतलब चेक करना है कंपेयर करके, राइट, तो आप यहाँ पे ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हो। अंडरस्टैंडिंग? सो द क्वेश्चन सी विल बी करेक्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट
equal to is used to compare two variables, right? This is operator. Now moving toward next question, question number 8. So we have here, if you're talking about question number 8, so which is user defined function from following. चलो इसको देखते हैं. तो सबसे पहले आपको दिया है scanf, राइट. अब देखिए scanf ये मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, राइट. str.s में होता है scanf टू एक्सेप्ट द कैरेक्टर, ये बिल्ट इन फंक्शन है. हम जस्ट उसको कॉल करते हैं और ना कि डिफाइन, राइट. अगर हम बात करेंगे मेन की, तो आपका मेन जो है वो यूजर डिफाइन फंक्शन है. अब आप बोलेंगे यूजर डिफाइन क्यों? देखिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, मेन जो आपका रहता है, राइट, तो मेन को हम खुद डिफाइन करते हैं, दैट्स व्हाई हम उसको बोलेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन. तो ये आपका मेन, देखो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर हम फिर उसका फंक्शन बॉडी लिखते हैं. सो उसके लिए हम बोलेंगे मेन विल बी द right correct answer because we are defining it and we are user, so that's why this answer will be correct, right? So which is user defined function, it will be main. printf क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि printf बिल्ट इन फंक्शन है, हम जस्ट उसको कॉल कर रहे हैं और ना कि डिफाइन कर रहे हैं, राइट. एंड d will be none, so this is not the correct option. So answer will be b, main will be the user defined function. Moving towards next question. So we have here C programming language was developed by. So we have given 4 options: Dennis Ritchie, Ken Thompson, Bill Gates, and Peter. So the option number A will be correct, Dennis Ritchie. So Dennis Ritchie developed C programming language, right? So sorry, Dennis Ritchie sir. Now question number 10, we have the format identifier used for CAD type is. So if you're talking about this format identifier, इसको हम format specifiers भी बोलते हैं. तो सबसे पहले दिया उन्होंने %d, %c, %f and %ld. तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कैरेक्टर के लिए, तो कैरेक्टर के लिए आपका %c इट विल बी करेक्ट आंसर है. पहला %d इंटीजर के लिए करते हैं, %f फ्लोट के लिए करते हैं. तो हम यहाँ पे आपका बी जो ऑप्शन है वो सही रहने वाला है, %c. Moving towards next question, we have question number 11. Which is not reserved keyword in C language? तो देखिए reserved keyword मतलब कौन सा नहीं है वो जानना है हमें. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिफॉल्ट, ये कीवर्ड हम स्विच केस में डिफॉल्ट लिखने वहां पे लिखते हैं. उसके बाद ऑटो, ऑटो ये एक मतलब कीवर्ड है, स्टोरेज क्लासेस लिखने के लिए हम ऑटो लिखते हैं. अब देखिए मेन जो है, मेन ये फंक्शन है, राइट, यूजर डिफाइन फंक्शन, और ना कि ये कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड. तो आपका ऑप्शन नंबर सी इट विल बी करेक्ट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डी, एक्सटेंड ये एक स्टोरेज क्लासेस है कीवर्ड, राइट. तो आपका ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली सी इट विल बी करेक्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव इन विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी printf एंड scanf आर लोकेटेड. तो देखिए हम देखते हैं सब ऑप्शन. string.h ये मतलब स्ट्रिंग्स के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन करते हैं, तो जैसे कि strlen, strcmp एंड सो ऑन, तो ये सब फंक्शंस string.h में वहां पे है. उसके बाद मतलब stdio.h, तो आपका जो भी printf और scanf है वो यहाँ पे रहने वाला है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, राइट. सो stdio.h विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट math.h, यहाँ पे मैथ्स के रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो वहां पे मतलब लोकेट होते हैं, POW, SQRT एक्सेट्रा. Conio.h, राइट, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, stdio.h. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, राइट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 एज व्हाट वी यूज इन सी लैंग्वेज फॉर इनपुट एंड आउटपुट. तो चलिए उसके ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है इनपुट आउटपुट, ये रॉन्ग आंसर है. दूसरा है printf एंड scanf, एग्जैक्टली. जब भी हम इनपुट या फिर एक्सेप्ट करते हैं, अगर हमें इनपुट एक्सेप्ट करना है तो हम scanf यूज करते हैं, एंड अगर हमें कुछ मतलब आउटपुट शो करना है तो हम printf यूज करते हैं. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो एंड अगर आप बात करते हैं सी इक्वेशन, सी इन एंड सी आउट, तो सी इन सी आउट ये हम C++ में यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो आंसर सही नहीं रहने वाला, राइट. सो क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन विल बी द राइट फॉर 13 क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स
question number 14. You're talking about question number 14. Let's see here. What is size of? देखिए size of आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है या फंक्शन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए वेरिएबल आपका ये नहीं हो सकता साइज ऑफ, कांस्टेंट भी नहीं है. यस इट विल बी ऑपरेटर. साइज ऑफ ये जो है ये आपका ऑपरेटर है, क्योंकि अगर हमें कोई वेरिएबल की अगर आपको साइज निकालनी है तो उस वक्त हम यूज करते हैं इसको, राइट. साइज ऑफ और जो भी नाम है वेरिएबल का या फिर टाइप का वो हम वहां पे देते हैं. सो राइट द क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Size of will be the operator, right. Moving towards next question, we have question number 15, which is which of the following will not return any value, right. अगर हम बात करते हैं इंटीजर की तो ये रिटर्न करता है, कैरेक्टर भी रिटर्न करता है, फ्लोट भी रिटर्न करता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाइड. वाइड कभी कोई मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं करता. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, राइट. वाइड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. Moving towards next question, question number 16. We have question number 16. What is the valid range of numbers for int type of data? ठीक है, जो भी इंटीजर है वो हम मतलब यहाँ पे ये रेंज उसके लिए -32768 to +32767. This will be the integer range for assuming that compiler is 16 bit. राइट. अगर हम कंपाइलर 16 बिट होता है तो वहां पे ये आपकी इंटीजर की रेंज रहने वाली है, राइट. क्वेश्चन नंबर 17. वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है व्हाट इज द रेंज ऑफ कैर डेट टाइप. तो कैर डेट टाइप के लिए हमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी ये सही है. तो -128 2 + 127 ये आपका वहां पे रेंज रहने वाला है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. इज इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन? सो दिस क्वेश्चन आंसर विल बी यस. हम सी का प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन का लिख सकते हैं. अब ये कैसे हम वहां पे सी स्टार्टअप रूटीन एक कंसेप्ट है वहां पे उसका यूज करके कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहने वाला है बी, यस. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल? देखिए अब अगर हम मान लो कि कभी भी लोकल वेरिएबल करते, जैसे कि मैं कोई एक ऐसे फंक्शन में लोकल वेरिएबल करता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं ये मेन नाम का फंक्शन है, यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, राइट. So if I am declaring over here int a, right, and if I am assigning value to the a, right, this way, a equal to 20. अब यहाँ पे देखिए इसका जो स्कोप रहने वाला है, स्कोप मतलब क्या कि वो a नाम का वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है. तो देखिए ये a का जो वेरिएबल है ना, ये पर्टिकुलर फंक्शन में हम एक्सेस कर सकते हैं, मेन फंक्शन में. या फिर अगर एक बात करते हम, मान लो कोई एक लोकल वेरिएबल, राइट, मैं यहाँ पे ब्लॉक करता हूँ, राइट, दिस इज द ब्लॉक, और यहाँ पे मैं ये ब्लॉक में दूसरा एक वेरिएबल मतलब लिख रहा हूँ b = 15. ठीक है, तो ये b का जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सेसिबल रहने वाला है, b का वैल्यू int b = 15. तो अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल ओनली मेन फंक्शन, ऐसे नहीं होता कि हम दूसरा भी अगर यूजर डिफाइन फंक्शन जैसे डिफाइन करते तो वहां पे भी वो लोकल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं. एंटायर प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल एक्सेस नहीं रहता. यस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, विद इन द ब्लॉक और फंक्शन. देखिए विद इन द ब्लॉक मतलब क्या, ये आपका विद इन द ब्लॉक था, और फंक्शन अगर हम बात करें मेन फंक्शन तो वहां पे मतलब वो लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल है ए. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. सो वहां पे हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल विल बी विद इन द ब्लॉक और विद इन द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर एंड डिफाइंड. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच सिंबल इज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी.
तो देखिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब क्या, कि अगर हम एक सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे हम फुल स्टॉप यूज करते हैं सेंटेंस टर्मिनेट करने के लिए, राइट, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वहां पे फुल स्टॉप होता है। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई इंटीजर एक वेरिएबल है, मुझे अगर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट टर्मिनेट करना है तो उस केस में मैं सेमीकोलन यूज करता हूं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सो सेमीकोलन विल बी द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ना कि आपका ए भी रॉन्ग है, हैश ये बी भी आपका रॉन्ग है एंड सी भी रॉन्ग है। सो डी विल बी करेक्ट, सेमीकोलन विल बी द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी। Moving towards next question, question number 21. What is the default value of local variable? Right? हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे लोकल वेरिएबल उसका स्कोप। अब होता क्या है, आप अगर मान लो कोई भी लोकल वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर करते हो, तो जैसे कि अगर मैं मान लो कि मैंने एक फंक्शन में ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ऐसे, सो सपोज इफ आई एम डूइंग हियर इंट ए, तो इस वक्त इस लोकल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू रहने वाला है गार्बेज। गार्बेज मतलब इट कैन बी एनी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल बी एनी रैंडम वैल्यू, और ना कि नल रहने वाला 1 और 0। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन सी लैंग्वेज? दिए हुए में से कौन सा स्टेटमेंट ब्रेक में आता है? तो यहाँ पे देखिए लूपिंग, अगर हम लूपिंग की बात करते हैं तो वो वहां पे इटरेटिवली चलता है वहां पे लूप्स। अगर हम बात करते हैं कंडीशनल, तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो ब्रेक में नहीं आते एक्चुअली। अगर हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट आपका ब्रेक है, अगर वो ब्रेक क्या करेगा, सपोज मैं मान लो कि मतलब मैं कोई कोई स्विच केस में हूं, राइट, या फिर किसी लूप में हूं, राइट, अगर उस केस में अगर मैं वहां पे ब्रेक लिखता हूं, उस वक्त मेरा कंट्रोल क्या होगा कि वो अगर स्विच में आप किसी केस में अगर वहां पे आप ब्रेक लिखते हो, तो वो कंट्रोल आपका जंप होने वाला है वहां से दूसरे लोकेशन पे। सो आपका जो भी ब्रेक स्टेटमेंट है वो आता है जंप में। सो क्वेश्चन आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 हमें यहां पे दिया है, विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन इन सी? तो देखिए ऐसे कौन सा एस्केप कैरेक्टर है कि जो अगर हमें नया लाइन चाहिए, न्यू लाइन सी लैंग्वेज में, तो वो यूजफुल होता है। तो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वी हैव ऑप्शन नंबर ए, दिस इज स्लैश ए। अब देखिए स्लैश ए का यूज हम अलार्म या फिर बीप अगर आपको साउंड चाहिए तो उस वक्त आप यूज करते हो स्लैश ए। उसके बाद स्लैश बी बैक स्पेस अगर आपको चाहिए तो उस केस में यूज करते हो। देन वी हैव सी इज स्लैश टी, ये स्लैश टी अगर हमें टैब चाहिए तो उस केस में हम वो स्लैश टी यूज करते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी, दिस इज स्लैश एन, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हमें न्यू लाइन चाहिए तो उस केस में हम स्लैश एन यूज करेंगे। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Moving toward next question, we have question number 24. As you can see over here, which of the following is not valid C variable name? हमने मतलब सी वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, राइट, उसी को सामने रखते हुए ये आगे 4 ऑप्शन देखेंगे और कौन सा वैलिड नहीं है वो हमें वहां पे आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1, इंट नम। तो देखिए यहाँ पे ये अलाउड है क्योंकि इसका स्टार्ट लेटर से होगा और सभी इसमें लेटर है, सो दिस विल बी वैलिड। सेकंड, फ्लोट प्राइस, दिस इज अगेन वैलिड क्योंकि इसमें सभी के सभी लेटर्स है, इट विल बी अगेन वैलिड। ऑप्शन नंबर सी, इंट var अंडरस्कोर cnt। देखिए हम अगर 2 वर्ड्स रहते हैं सी लैंग्वेज में तो अंडरस्कोर का यूज करके वेरिएबल के नाम में हम वहां पे लिख सकते हैं, सो ये भी वैलिड है। नाउ ऑप्शन नंबर डी, इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर डी, यहां पे देखिए ये जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है इसकी शुरुआत डॉलर से है और डॉलर आपका स्पेशल सिंबल है एंड वी कैन नॉट राइट वेरिएबल नेम by starting special symbol like dollar or any except underscore, तो आपका ये invalid है, so this won't valid and this will be the correct option.
So not valid in C variable name, this type of thing. So D will be the correct answer. Question number 25. Let's read it. By which C program are converted into machine language? देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके जो भी सी प्रोग्राम रहते हैं, जो हम लिखते हैं हैश इनक्लूड stdio.h मेन हो गया सब, वो जो भी होता है आपका सोर्स कोड सी का प्रोग्राम, वो अगर हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उस केस में हमें कंपाइलर की जरूरत होती है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट. So by using compiler, we can convert C programs into the machine language this way. अब आप लोग एडिटर क्यों नहीं? एडिटर तो देखो हम टाइप करने के लिए यूज करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम उसका काम अलग है, वो इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में. सो सी ऑप्शन भी आपका मतलब इनकरेक्ट है. डी नन, वो तो उसका कोई सवाल ही नहीं. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट. Moving towards next question. Question number 26. We have question number 26 is which is logical not operator. देखिए हमें यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कौन सा है वो ढूंढना है. स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, हाँ ये जो है ये हमारा लॉजिकल और है. दूसरा है डबल एंड, ये आपका लॉजिकल एंड है. तीसरा प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है. एंड द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. दिस इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज. ये आपका करेक्ट रहने वाला है. क्वेश्चन नंबर 27. आस्क की वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर इज. देखिए स्पेस कैरेक्टर की आस्क वैल्यू है 32. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. सी इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो देखिए सी जो है वो प्रोसेसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द correct answer. So this is option A. Now moving towards next question, we have question number 29. 29 is what? C language was invented to develop which operating system? तो देखिए C language का जो भी इन्वेंशन हो गया था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए हो गया था. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यूनिक्स. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30. वी हैव क्वेश्चन नंबर 30 एज वी कैन सी ओवर हियर. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल. देखिए स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो है 0, राइट. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. 0 इज द स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू. आपका जो लोकल वेरिएबल रहता है उसकी गार्बेज रहती है, तो उसका भी सवाल नहीं. नल, इट वोंट वैलिड हियर, 1 भी नहीं है. एंड ऑब्वियसली जो आंसर रहने वाला है इट विल बी ऑप्शन डी. दो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 0 रहने वाली है. क्वेश्चन नंबर 31. द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एज. लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एक काम करते हैं कि हम एक फंक्शन कॉल करते हैं. जैसे कि अगर मान लो एक आधा फंक्शन, जैसे इसको डिफाइन किया है, यहां पे मैं लिखता हूं void, for right here void add int a comma int b, और यहां पे मान लो कि उसका यहां पे डिफाइन करके रखा है, ये उसका फंक्शन बॉडी है यहां पे. सो इफ आई राइट हियर इट विल बी व्हाट, दिस विल बी फंक्शन बॉडी, ये चीज. अब देखिए ये तो फंक्शन डेफिनेशन हो गया. अब जब हम उसको कॉल करेंगे, लेट्स से हमने वहां पे मेन में जाके उसको कॉल कर दिया. सो इफ आई राइट हियर int main this way, and if I am calling that particular variable, that particular function add, so ऐसे अगर मैं यहाँ पे add को कॉल कर रहा हूं और मान लो कि add के लिए कोई 2 वेरिएबल आपको लगने वाले हैं, तो उसके लिए 2 वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूं. int p q, राइट. एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी p और q को कुछ तो वैल्यू असाइन करेंगे. सो आई विल बी राइटिंग p इक्वल टू let's say 10 and I'm writing over here q equal to say 20. देखिए यहाँ पे अभी मैं p q यहां से पास करूंगा, p q. अब जो भी मतलब यहां पे हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये ऐड नाम का, जब फंक्शन कॉल के लिए जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं p q, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट्स. व्हाट विल बी कॉलिंग दिस? इट विल बी योर
actual arguments or actual parameters. So I'll write here over here. This will be actual arguments. और जहां पे फंक्शन डिफाइन किया है, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, यहां पे फंक्शन डिफाइन किया है, तो ए और बी को हम बोलेंगे, ये रहेगा आपका फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। सो जहां पे कॉल होगा उसको बोलेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट और पैरामीटर, और जहां पे फंक्शन डिफाइन है वहां पे बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। अब एक बार क्वेश्चन देखो आप ऊपर वाला, देखिए उन्होंने क्या बोला है, द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, इट विल बी एक्चुअल पैरामीटर्स। सो बी विल बी द एग्जैक्ट आंसर। पहला ए इनकरेक्ट, C be incorrect, and D will be also incorrect. Moving towards next question, we have next question as while loop and for loop comes under which type? Exit control, entry control, both A and B, none of the above. तो देखिए मैं आपको जस्ट while loop का थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं ना while loop की, तो देखिए अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं while, और कोई तो यहाँ पे मतलब कंडीशन रहेगी, राइट। तो जो भी कंडीशन है ना while लूप में, तो ये कंडीशन आपकी उसके स्टार्टिंग में होती है एंट्री के वक्त, राइट। और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होता है। एंड सेम फॉर लूप का भी कैसे है कि वहां पे उसकी मतलब वहां पे इनिशियलाइजेशन के बाद उसकी कंडीशन वहां पे चेक होगी, राइट। फॉर उसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हम करते हैं, राइट, we'll say here initialization shortcut, and then what we do, we write here condition, we check here, and then यहाँ पे आपका मतलब अपडेशन का पार्ट रहता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये चीज फॉर में। तो ये भी क्या है, एंट्री में है फॉर लूप के, राइट, स्टार्टिंग में कंडीशन। तो जब हम स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करते हैं तो उस लूप को हम बोलेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। अब वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए while and for loop comes under which type, तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एंट्री कंट्रोल, क्योंकि उसकी कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू तभी हम उसके लूप बॉडी के अंदर जाएंगे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है int b इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2। अब देखिए हमें उन्होंने पूछा है कि int b इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे 7 आपका इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और आपका b जो है b भी वो इंटीजर टाइप का है, राइट। अगर हम इसको करते हैं ऑप्शन परफॉर्म, राइट, डिवाइड, तो 2 3 6, राइट, और ये इंटीजर है, इसके लिए मतलब इसका आंसर सिर्फ 3 ही रहने वाला है, अंडरस्टैंडिंग। 3.5 नहीं रहने वाला क्योंकि यहाँ पे फ्लोट का कुछ भी नहीं है। सो एंड जो भी हम असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड को वो भी इंटीजर वेरिएबल है, सो इसका करेक्ट आंसर विल बी 3। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34, विच लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस इवन कंडीशन फॉल्स। उनका कहना यह है कि कौन सा ऐसा लूप है वहां पे मतलब कंडीशन फॉल्स भी रहेगी तो भी वो एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है। अभी जस्ट हमने देखे फॉर लूप और आपका व्हाइल लूप, वहां पे होता क्या है कि वो एंट्री कंट्रोल है, शुरुआत में कंडीशन चेक होती है और कंडीशन अगर फॉल्स तो वो वहां पे नहीं रहने वाला। तो हमारा ऑप्शन ए फॉर एंड व्हाइल, ये तो यहाँ पे नहीं होने वाला। लेट्स सी डू व्हाइल। अब अगर हम बात करते हैं डू व्हाइल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डू व्हाइल में होगा क्या एक्चुअली कि हम यहाँ पे पहले उसका बॉडी लिख के लेंगे डू एंड उसका बॉडी, और यहाँ पे आपका एक्चुअली कंडीशन रहने वाला है, अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या, डू और लूप के बॉडी में यहाँ पे आपका रहने वाला है जस्ट राइट हियर लूप बॉडी। सो राइट हियर लूप बॉडी। तो देखिए भले ही कंडीशन आपका फॉल्स है लेकिन तो कम से कम एटलीस्ट एक बार तो आपका वो डू व्हाइल एग्जीक्यूट होने वाला है, और उसके बाद एट द एंड उसकी कंडीशन मतलब चेक होने वाली डू व्हाइल की। तो इसका आंसर आपका सही रहने वाला है
डू वाइल। और डू वाइल जो है हम उसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी कंडीशन है एट द एंड चेक करते हैं एग्जिट को। तो ये आपका जो रहने वाला है डू वाइल को हम बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज नोन एज। देखिए हम जब भी मतलब टाइप कास्ट कर सकते हैं फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली, तब हम उसको बोलेंगे कास्टिंग, राइट? सो योर ऑप्शन नंबर हियर, योर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपका जो ए है, ए भी इनकरेक्ट है क्योंकि सेपरेशन ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको कन्वर्जन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सिंपली कास्टिंग। सो सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। बाय डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न्स विच टाइप ऑफ वैल्यू। देखिए अगर मान लो मैं कोई एक फंक्शन लिखा है और जिसको मैंने मतलब कोई रिटर्न टाइप ही नहीं दी, जैसे कि अगर मैं यहां पे करता हूं ऐड, राइट? और ऐड को मैंने दो आर्गुमेंट ऐसे पास किए, इंट ए और बी। ओपनिंग ब्रैकेट, यहां पे इसके अंदर रहने वाला है फंक्शन बॉडी, सो आई राइट हियर दिस विल बी फंक्शन बॉडी। अब देखिए मैंने इसको यहां पे कुछ रिटर्न टाइप लिखा नहीं ऐड को, तो बाय डिफॉल्ट इसका रिटर्न टाइप रहने वाला है इंट। तो सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट इंट इज द रिटर्न टाइप। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 है वी हैव विच टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है कि जो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका जीरो भी नहीं है, ये जीरो भी नहीं है, तो आपका ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। वी हैव क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्लोबल स्कोप इन प्रोग्राम, राइट? जस्ट सी हियर कि ऐसा कौन सा नीचे हुआ चीज है जिसको ग्लोबल स्कोप है पूरे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट को ग्लोबल स्कोप नहीं रहता। इसके बाद लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल तो हमने देखा अभी जस्ट कि उसका स्कोप जहां पे वो जिस फंक्शन में वो लिखा है, डिक्लेयर किया है, या फिर पर्टिकुलर ब्लॉक, तो वहां पे होता है, ना कि ग्लोबल। अगर हम बात करते हैं मैक्रोज, तो मैक्रोज के लिए ग्लोबल स्कोप रहता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 39 और हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या कि हम कंपेयर करते हैं एक वेरिएबल दूसरे से, राइट? वैल्यू। तो देखते हैं कि कौन सा इसमें से रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन ए, ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपेयर करने के लिए चेक करते हैं हम, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं रहेगा। ग्रेटर देन, आपका ग्रेटर देन ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। उसके बाद आपका ऑप्शन सी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। एंड लास्ट का आपका है लॉजिकल नॉट, ये आपका रिलेशन ऑपरेटर नहीं। सो 39 का ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है वो है डी, लॉजिकल नॉट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 इज अमंग यूनरी ऑपरेटर विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट, राइट? वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस। पहला है आपका प्लस प्लस, दूसरा माइनस माइनस, तीसरा प्लस एंड डी माइनस। अब देखिए अगर हम डी की बात करेंगे, डी तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, माइनस सी आपका अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर है, आपका बी ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, आपका एक से डिक्रीमेंट वैल्यू होती है। आपका जो ए है वो है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या, अगर मान लो कि कोई आपका एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 1, और अगर आप वहां पे ए प्लस प्लस करते हो, ए प्लस प्लस का मतलब क्या कि ये इंटरनली कैसे इन्वर्ट होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू एक से इंक्रीमेंट कर रहे हो। सो दैट्स व्हाट आपका प्लस प्लस विल बी द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41, वी हैव क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकंडीशनल स्ट्रक्चर। तो देखिए अनकंडीशनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो उसके लिए हम अभी
शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गो टू, ऑप्शन बी इफ एल्स, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी डू व्हाइल। हम डी से स्टार्ट करेंगे। देखो अगर हम डू व्हाइल करते हैं तो डू व्हाइल में भी हमें एट द एंड वहां पे कंडीशन चेक होती है। फॉर में भी हम कंडीशन चेक करते हैं, वो फिर कंडीशनल हो गया स्ट्रक्चर। अगर हम बात करेंगे इफ एल्स की तो इफ एल्स में भी हम पहले कंडीशन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए की हम अगर बात करेंगे तो गो टू के लिए मतलब कोई ऐसे कंडीशन नहीं होता, हम जस्ट गो टू लिखते हैं एंड जो भी मतलब आपका जंप करना है जहां पे भी जिस लेवल पे वहां पे हम क्या करते हैं जंप करते हैं। सो दिस इज व्हाट अनकंडीशनल स्ट्रक्चर। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू इज अनकंडीशनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 42, we have question number 42, the function scanf used to, scanf क्यों करते हैं हम? देखो ऑप्शन ए इनपुट सेट ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन बी प्रिंट सेट ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, अभी देखो आपका जो स्कैनफ है, अगर हमें कुछ इनपुट एक्सेप्ट करना है कुछ सेट ऑफ वैल्यूज या फिर वैल्यू, तब हम उसके लिए स्कैनफ यूज करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अभी बी है आपका प्रिंट सेट ऑफ वैल्यूज, वहां पे हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं। सी परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी रॉन्ग है आपका, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, वी हैव क्वेश्चन नंबर 43, विच लैंग्वेज इज प्रीडिसेसर ऑफ सी लैंग्वेज। तो देखो सी के पहले कौन सा लैंग्वेज था, तो वहां पे एक मतलब बी नाम का लैंग्वेज है, वो सी लैंग्वेज का प्रीडिसेसर है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द ऑपरेटर एंड इज यूज फॉर। देखिए ये जो सिंगल एंड है वो किसके लिए यूज करते हैं? बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, सी लॉजिकल और, लॉजिकल एंड। अब देखिए हम डी से स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल एंड तो डबल एंड होता है, वो तो नहीं रहेगा आपका। उसके बाद लॉजिकल और हमने देखा वहां पे दो पाइप सिंबल, सो वो आपके क्या रहेंगे? लॉजिकल और। इसके बाद आपका सी जो है वो है बिटवाइज एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए आपका जो सिंगल एंड है वो आपका रहने वाला है बीटवाइज एंड, वो बीटवाइज एंड एज ऑपरेटर वहां पे यूज करते हैं। और ये बीटवाइज और मतलब सिंगल पाइप वहां पे हम लिखते हैं। सो 44 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। दिए हुए में से कौन सा इनवैलिड हमें वो चेक करना है। देखो सबसे पहले अब ये डबल कोट मतलब बोलेंगे एम्प्टी चलता है यहाँ पे, तो एम्प्टी जो स्ट्रिंग हम उसे लिख सकते हैं। अगर हम सिंगल कोट लिखेंगे तो वहां पे मतलब एम्प्टी कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, सिंगल कैरेक्टर। ऑप्शन सी, अगर देखिए सिंगल कोट में एबीसी और सिंगल कोट कंप्लीट ऐसे लिखा है। अब देखिए जो भी स्ट्रिंग रहता है या फिर मल्टीपल कैरेक्टर रहते हैं, हमें वो डबल कोड में इंक्लूड करने होते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक से ज्यादा कैरेक्टर सिंगल कोड में लिख दिए, तो यहाँ पे ये इनवैलिड है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन डी क्यों नहीं? क्योंकि डी में सिंगल कैरेक्टर लिखा है हमने और सिंगल कोड में किया है, तो वो एब्सोल्युटली वहां पे वैलिड है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बीप फ्रॉम स्पीकर इन सी। अब देखिए बीप फ्रॉम स्पीकर इन सी या फिर अलार्म करने के लिए कौन सा आप एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे? तो हमें चार ऑप्शन दिए, स्लैश ए, स्लैश बी, स्लैश एन, नन। तो देखिए हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा स्लैश ए इट विल बी यूज फॉर अलार्म और बीप इन सी लैंग्वेज, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। स्लैश बी बैकपेस के लिए करते हैं, स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर है आपका, और नन तो नहीं रहने वाला। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यूजिंग डैश डैश स्टेटमेंट वी टेस्ट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। तो देखिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करके स्पेसिफिक कंडीशन चेक करते हैं, राइट? ऑप्शन ए इफ, ऑप्शन बी सिलेक्ट, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी फॉर। तो देखिए हमें इफ स्टेटमेंट जो है, हम इफ स्टेटमेंट का यूज करके स्पेसिफिक कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन 10, तो ये एक मैं पर्टिकुलर कंडीशन चेक कर रहा हूं।
सो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सिलेक्ट भी रॉन्ग है। उसके बाद स्विच में तो हम एक्सप्रेशन वहां पे लिखते हैं, फॉर में मतलब पूरा वहां पे उसका सिंटैक्स अलग है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। यूजिंग इफ स्टेटमेंट वी टेस्ट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 48, we have question number 48, which of the following cannot be checked in switch statement। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की, तो वहां पे अगर हम ऐसे लिखते हैं स्विच, तो स्विच में जनरली होता क्या है कि इंटीजर वैल्यू चेक होते हैं जनरली स्विच में। अगर हम मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 10, राइट, ये चलेगा आपका। अगर आपने ऐसे लिख रहा है, मान लो कोई वेरिएबल है int a इक्वल टू 10 और व्हाट इट मे बी 5, और आपने यहाँ पे a लिखा, तो ये भी चलेगा क्योंकि वहां पे a आपका इंटीजर टाइप का है। अगर मान लो आपने कोई कैरेक्टर लिखा यहाँ पे, राइट, ये स्विच केस में यहाँ पे आप अगर ऐसे कोई कैरेक्टर लिखते हो सिंगल कोड a, तो देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टर जो होते हैं ना, ये इंटरनली आस्क वैल्यू होती है और आस्क वैल्यू इंटीजर रहती है। तो स्मॉल ए का जो भी मतलब वहां पे आस्क वैल्यू रहेगा वो इंटीजर रहेगा, तो ये भी आपका कैरेक्टर चलने वाले हैं। तो आपका ए भी तो वहां पे वो चलेगा, और हमें क्या ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है कि जो स्विच केस में चेक नहीं होता, राइट, फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक इन स्विच स्टेटमेंट। तो पहले तो हमें ऑप्शन चलते हैं, वो चलता है वहां पे। उसके बाद ऑप्शन सी इनम। अब देखिए इनम भी क्या होते हैं, यूनिवर्सल, वहां पे वो भी एक इंटीजर कांस्टेंट रहते हैं, तो राइट, तो वो भी चलने वाले हैं। आपका ऑप्शन डी है फ्लोट। तो हम अगर कोई फ्लोट वैल्यू है और आप वहां पे वो स्विच केस में देने को जाओगे, so you'll be getting error at that time, right? So this cannot be checked in switch case statement. तो आपका ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer. Question number 49, we have question number 49. In C programming a function can return, देखिए C प्रोग्राम में आप सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं आपका फंक्शन, ना कि वो मल्टीपल करेगा ना कि डबल करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका आखिरी सवाल है। अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स है, और सी लैंग्वेज में हम अभी ऑप्शंस देखते हैं, वहां पे उसके सारे वहां पे आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। देखिए अंडरस्कोर उससे हमारा वेरिएबल का नाम चलेगा, लेकिन अगर आप अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल यूज करते हो डॉलर वगैरह से, तो वहां पे वो अलाउड नहीं है, और सी वेरिएबल आपका इससे मतलब स्टार्ट नहीं होने वाला, स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। तो ये भी है, थोड़ा आगे जाके भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी अ नंबर, देखिए कोई भी वेरिएबल रहेगा आपका, वो आपका कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होने वाला। अगर मैं ऐसे करता हूं 1 एंड var और 1 add, तो ये आपका ऐसे अलाउ नहीं है। तो आर वेरिएबल नेम सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर एज वेल। तो आपका ए भी सही है, राइट, और बी भी सही है, मतलब दोनों में से किसी भी हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको टेक्निकल एप्टीट्यूड के लिए, कॉलेज ऑब्जेक्टिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ये सभी जगह पे यूजफुल है, राइट। वीडियो आखिर तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा तो इसको लाइक करना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना, और आपके फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में इसको शेयर करो, ताकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट और ट्रिकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम में पूछते हैं और इंटरव्यू में पूछते हैं। थैंक यू।